Today we will discuss about the critical analysis of the poem Ducks by the Tawfiq Rafat. First of all, we will discuss about the biography of the poet. I told you before in the previous lectures about the Tawfiq Rafat. He is the pioneer, father of idiom in Pakistani literature, and he used the Pinglish words in Pakistani literature. उर्दू के अल्फाज को इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे कि हमें मानसून वेडिंग में वर्ड्स उसने यूज़ किए थे, हिना, इसी तरह पालकिन वगैरह, इस तरह के वो जो वर्ड्स हैं, इसी तरह मुख्तलिफ जो उनकी जितनी भी पोम्स आप देखोगे उन सब में उन्होंने डिस्कस किया। यहाँ पे जो पोएम है डक्स, यू हैव टू कंसिडर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके दो मीनिंग हैं, एक इसके लिटरल मीनिंग है जो कि इसके बेसिक मीनिंग है जो कि आपको टेक्स्ट पढ़ने से डिपिक्ट होते हैं, जो कि डक्स के बारे में हैं। ऐसी डक्स जो कि साइबेरिया के इलाके से पाकिस्तान की तरफ मूव करती हैं, और क्योंकि साइबेरिया रशिया के साथ एक है रीजन जहाँ पे एक्सट्रीम किस्म का वेदर होता है, कोल्ड चिल किस्म का, जिसकी वजह से जो वेदर की चेंजेस की वजह से वो पाकिस्तान की तरफ मूव करती हैं। उस हवाले से सेकंड इसके हिडन मीनिंग है जो कि पाकिस्तानी राइटर्स के बारे में है, जो कि पाकिस्तानी जो राइटर्स 1947 के टाइम, जो प्री पार्टीशन टाइम में बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने उस हार्ड टाइम में, उस हार्डशिप के टाइम में दे डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम पाकिस्तान, वो जो है पाकिस्तान से मूव कर गए। उनके बारे में, उनको एज अ मेटाफर के तौर पे उन राइटर्स को यहाँ डिस्कस किया गया। ठीक है, हम यहाँ थीम डिस्कस करेंगे और कंक्लूजन। सबसे पहले हम समरी को अगर देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो पोम है, बेसिकली ये जो पोम है ये डक्स के बारे में है। ऐसी डक्स जो कि साइबेरिया से आई हैं, और जब वो यहाँ पे पाकिस्तानी एरिया, पाकिस्तानी रीजन में मार्श लैंड में आती हैं, जो कि ग्रासी किस्म की लेक वाला एरिया होता है, तो पाकिस्तान में क्या मेजॉरिटी लोग जो हंटर्स वगैरह जो शिकारी होते हैं वो बोट्स में बैठ के इनका शिकार करते हैं, और इनको जो है ना एज अ हंटर, एज अ प्रे के तौर पे इसको लेते हैं। तो अब ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से एक हंटर जो होता है, किस तरीके से एक शिकारी जो होता है शिकार कैसे करता है। इसी तरीके से उसने ये डिस्कस किया है कि बेसिकली जो डक्स हैं इनकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तानी राइटर्स ही की तरह से हैं, जो कि एट द टाइम ऑफ सफरिंग, पेन और हार्डशिप के टाइम में वो यहाँ से मूव करके। अब आलमगीर हाशमी, अगर वो भी एक पाकिस्तानी राइटर्स हैं, वो कहा करते होते थे कि पोइट्री इज़ नॉट ओनली द feeling of the powerful, poetry is not the, it's not only the depiction of the powerful feeling and emotion in tranquility, कि ऐसे नहीं कि सिर्फ उससे पावर, बल्कि ये सोर्स है आप अपने कल्चर को, अपनी वैल्यूज़ को, और अपनी जो वो जो आपका जो बेसिक लोकल एरिया या इंडिजिनस एरिया है उसकी जो उनकी वैल्यूज़, रिचुअल, उनको डिपिक्ट करने का ज़रिया है। इसी तरीके से जैसे तौफीक रफ़त, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कहते थे द पोइट्री शुड बी रिटन बाय दोज हु आर रूटेड इन द अर्थ इन विच दे रॉट, हमेशा वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है। बेहतर जो राइटर्स हैं वही अपनी आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करते हैं जो उसी ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं। अब जो पाकिस्तानी राइटर्स हैं उनकी मिसाल उसी तरह डक्स की तरह है, जब शिकारी उनका शिकार करता है, जिस तरह वो एकदम से स्कैटर्ड हो जाती हैं और एक अफरा तफरी का सा आलम हो जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से उसने डक्स की यहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस तरह एक रिवर साइड है सिंध और पंजाब का, अगर आप एरियाज़ में जाएं तो यहाँ पे माइग्रेशन जो इनकी होती है वो वहाँ ज़्यादातर आप देखोगे जो साइबेरिया से आई हुई डक्स होती हैं। इनमें मुख्तलिफ़ काइंड्स को भी उसने डिस्कस किया है। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखें, जितने भी राइटर्स हैं, अगर आप इंग्लिश राइटर्स को देखें, विलियम वर्ड्सवर्थ को देखें, जैसे उसकी कुकू पोएम थी, इसी तरीके स्काईलार्क है, नाइटिंगेल है, ये डिफरेंट जो रोमांटिक पोइट्स हैं हमेशा बर्ड को एज अ मेटाफर के तौर पे लेते हैं, अपनी फीलिंग को, अपनी इमोशंस को, और अपना जब भी वो कभी अपना मैसेज को कन्वे करना चाह रहे होते हैं तो बर्ड्स को एज अ सोर्स ऑफ
इंस्पिरेशन के तौर पर यूज़ करते हैं और अपनी सारी जो फीलिंग्स हैं उससे रेलिवेंट नेचर को उसके साथ इंटरलिंक्ड करते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो वो मुख्तलिफ जो है डक्स का जिक्र करता है यहाँ पे कि जो डक्स हैं उनकी जो शेप्स हैं बूमरिंग, एक जैसे हमारे देहातों में एक खेल खेला जाता है, लकड़ी का बना हुआ होता है जिससे आप घुमाते हैं ज़ोर से और फिर घूमता वापस आता है, जिसे आप कह सकते हैं दरख्तों की तरफ मारा जाता है। तो वहाँ से अगर देहात में, अगर प्योर पंजाब के अंदर आई हैव सीन दिस थिंग्स के जो बच्चे होते हैं अम्बियाँ तोड़ने के लिए, जो कच्चे आम होते हैं उनको तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और उससे नीचे गिराते हैं। सिमिलरली इनकी शेप्स को उसने इन डक्स की इसी तरीके से डिपिक्ट किया है। अगर आप इस स्टेंजा को देखें फर्स्ट और टू, तो वो ये बता रहा है किस तरीके से इनकी शेप्स जो हैं उसने उस पाकिस्तानी कल्चर के साथ जो है इंटरलिंक्ड कर दी है, ठीक है। और चूँकि ये पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट करके आई हैं तो ये कि एग्ज़ाइल का शिकार हैं। हमेशा याद रखें कि जो हमेशा कि जब एक कोई भी डायस्पोरिक राइटर या कोई अपनी कंट्री, नेटिव कंट्री जहाँ जो होमलैंड होता है वहाँ से मूव करके दूसरे कंट्री में सेटल डाउन होता है, जिसे डायस्पोरा कहते हैं, वो जो राइटर्स हैं हमेशा उनमें एक नॉस्टैल्जिक एलिमेंट मिलता है उस अपने होमलैंड के साथ। जैसे एक रामंजन है, उसने रिवर पोइम लिखी थी, तो उसमें उसने मदुराई रिवर के बारे में, उसके कल्चर, तामिलियन कल्चर के बारे में डिपिक्ट किया था। इसी तरीके से हर राइटर जो होता है डायस्पोरिक राइटर, वो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है। यहाँ पे भी हमें एग्जाइल और नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि डायस्पोरिक राइटर्स का अपनी कंट्री के साथ एक अटैचमेंट भी शो कर रहे हैं और उनके कावर्डनेस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मुश्किल हार्डशिप के टाइम में 1947 में ये पाकिस्तान के अंदर से मूव कर गए। वो टाइम था जब इन्हें वर्कआउट स्ट्रगल करने का, सफरिंग को बेयर करने का और अपना नाम, अपनी आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करने का, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया वो कंट्री से मूव कर जाएं। इसी तरीके से थर्ड स्टैंजा को अगर आप देखते हैं तो थर्ड स्टैंजा के अंदर वो कहता है कि जिस तरह एक जो जितनी भी हैं डक्स हैं वो यहाँ से मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती हैं, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तानी राइटर अब वापस पाकिस्तानी जो है उस पाकिस्तानी कंट्री के अंदर आ गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इन्होंने जो मुश्किल तरीन वक्त था अपने कंट्री को छोड़ दिया और प्रेफर किया कि बाहर की कंट्रीज़ में ये टाइम स्पेंड करते। अब प्रॉब्लम वहाँ ये हुई कि जैसे जुल्फ़िकार गूज़ हैं या इम्तियाज़ हुसैन जैसे राइटर्स थे, उनके वर्क को अनटचेबल कंसिडर किया जाता था। उनके लिटरेचर को ये लोग मतलब ऐसा सोसाइटी जो कि ना तो उनको आइडेंटिफिकेशन दे रही थी और ना ही उनको अपने अंदर मर्ज कर रही थी। सो बेसिकली ये उनको डायस्पोरिक राइटर्स की कंडीशन को भी डिपिक्ट कर रहा है। सेकेंड वन, ये मुख्तलिफ टाइप्स की उसने बहमनी और मैलेड और मुख्तलिफ़ किस्म की टेल वगैरह जो मुख्तलिफ डक्स की टाइप्स को रिप्रेजेंट किया है और पाकिस्तानी वर्ड्स को इसके अंदर डिपिक्ट कर रहा है। और डायस्पोरिक राइटर्स की जो अगर हम थीम देखें इसको तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से जो मुश्किल और हार्डशिप का टाइम था ना, उन लोगों ने यहाँ से मूव कर दिया। तो यहाँ आप थीम देखोगे कि थीम ऑफ डायस्पोरिक राइटर भी है और थीम ऑफ अनवेलकम माइग्रेंट भी है। अनवेलकम माइग्रेंट ये कि अब जब यहाँ पाकिस्तान आ गए हैं तो इनकी कंडीशन बिल्कुल इसी तरीके से डक्स की तरह हो गई है, जिस तरह एक शिकारी जो होता है जब अटैक करता है डक्स के ऊपर वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो ये वो टाइम था जब 1947 का इनको यूनाइटेड होना चाहिए था और मिलकर पाकिस्तानी लिटरेचर, पोइट्री, नावल, इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रगल करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। एट द टाइम ऑफ हार्डशिप दे मूव फ्रॉम हेयर। सो यहाँ पे जो डक है वो एज अ मैसेज ऑफ यूनिटी भी दे रहा है, सेल्फलेसनेस और प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज के किस तरीके से वो अपनी लैंग्वेज, अपनी पाकिस्तानी लैंग्वेज को किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मर्ज करेंगे और अपनी क्रिएटिविटी, अपने रिचुअल्स, अपनी वैल्यूज़, अपने कल्चर्स और ट्रेडिशन को कैसे हाईलाइट करेंगे और साउथ एशियन कल्चर और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से अपने आप को मनवाएंगे। ये सब जो है डक से डिपिक्ट कर रही हैं चीज़ें। सो हम कह सकते हैं कि जो बर्ड इज़ अ मेटाफर फॉर अ डायस्पोरिक पीपल हु आर नॉस्टैल्जिक अबाउट देयर पास्ट। सो अगर अब हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो साथ साथ हम ये भी एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे जहन में आती है कि हम लोग पाकिस्तानी जो राइटर्स हैं,
ठीक है। अब उनके पास कोई भी जो है ना अब ऑप्शन नहीं बचा ना। अब ना वो पाकिस्तानी जो नेटिव लैंड वहाँ ना लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना ही वो इंग्लिश जो आउट ऑफ कंट्री जो है जो अब अब्रॉड में जो उन्होंने टाइम गुजारा वहाँ के अंदर सोसाइटी भी उन्हें इमर्ज करने में जो है फेलियर उसका हो गया है। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये थीम जो है उसने डिस्कस किए। सो हम वन बाय वन इनको सबको देखते हैं। इसी तरह वो कहता है कि अगर आप जिस तरह सर्वाइविंग बर्ड्स आर गोइंग टू फ्लाई टुवर्ड्स द लेफ्ट द हाइडिंग हंटर ऑलरेडी नो दिस एंड दे आर वेटिंग। कहते हैं कि जिस तरीके से एक शिकारी शिकार अब इनकी हालत भी इन राइटर्स की भी हालत जो है मुश्किल वक्त में भाग गए थे पाकिस्तान, इनकी हालत भी बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। अब क्या है 2, 3 और 4 बरहमनी डेंगल फ्रॉम द अनसरमोनियस स्काई। अब वो क्या कर रहे हैं, कहता है कि जिस तरीके से बोर्ड लहरों के मुश्किल हालात, अब वो सफ़र बिल्कुल इसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरह ये डक सफ़र कर रही होती। अब अगर वो डक्स जो हैं जब शिकारी उन पर हमला करे, वो जो स्कैटर्ड हो गई थी, स्कैटर होने की बजाय यूनाइटेडली वो जो है मिलकर वो चलती और एक डिसीजन और एक कॉमन चीज़ की तरफ आती, तो वो उस शिकारियों के जो उसका शिकार ना बनती। तो इसी तरह पाकिस्तानी जो है राइटर्स हैं इनको सबको उनकी हालात उनकी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। इस तरह 1947 का टाइम और 1947 की पार्टीशन हुई क्या और किस तरीके से आइडेंटिटी क्राइसिस का पाकिस्तानी राइटर्स शिकार हो गए, और इसी तरीके से और जो 1947 के बाद उनको रिकग्निशन नहीं मिला एज़ कम्पेयर टू द कंटेम्प्रेरी राइटर्स जो कि इंडियन राइटर्स थे, और उन्हें सफ़र्ड बेयर करना पड़ा, हार्डशिप बेयर करनी पड़ी। और इस तरीके से वो जो है अब अगर इस पोएम को हम देखें तो बेसिकली 3 इसके थीम्स निकल सकते हैं। लेटर मीनिंग के हवाले से डक्स है, डायस्पोराज राइटर्स एंड अनवेलकम फॉर द पाकिस्तानी माइग्रेंट राइटर्स। तो इन सब चीज़ों को उसने एक्सप्लेन किया है। और अगर हम इस पोएम का ओवरऑल एनालिसिस करें तो हमें इसमें इमेजिज़म मिल रहा है, रियलिज़म मिल रहा है, क्योंकि उसने पाकिस्तानी सोसाइटी के मेन इश्यूज़ को, ह्यूमन बींग्स के इश्यूज़ को डिस्कस किया है। फिर इसके अलावा इसमें डिक्शन का एलिमेंट भी है, ठीक है। इसमें इमेजरी भी क्रिएट की गई है, सिम्बलिज़म भी है, जिसमें बर्ड को जो बर्ड जो है जैसे कि रोमांटिक पोइट्स हैं नेचुरल जो इमेजरी थी उसको इस्तेमाल करते थे, इसी तरह यहाँ डक्स को एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी, सेल्फलेसनेस एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी इसने इस्तेमाल किया है। और अगर हम मुख्तलिफ राइटर्स के हवाले से तो आप कोट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आलमगीर हाशमी का दिया है कि उसकी आप कोट कर सकते हो। इसके अलावा साथ साथ जब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो साथ साथ आपने उसमें से टेक्स्ट में से भी लाइंस को इंक्लूड करना है आपने, और कोटेशंस और इसके थीम्स निकालने हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपने क्रिटिकल एनालिसिस करना है, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम्स हम उसको एक ही लिटरल मीनिंग से ही एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, जो कि दैट इज़ ओनली द वन पार्ट। हमेशा क्रिटिकल एनालिसिस में आपने क्रिटिकली उसको एक आप समझे कि डायसेक्शन जिस तरह क्रिएट किया जाता है इसी तरह पोम का आपने करना है, और इसी तरह आपने आलमगीर हाशमी की कोटेशन भी इसमें डाल सकते हैं और इसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डक्स पोएम बाय द तौफीक रफ़त। आई होप यू विल अंडरस्टैंड very well, or in case of any problem you can also leave the message for me. Thank you very much.